हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द डे 16th ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हम फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसे नहीं पता है प्लीज ईएमआरएस की प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पे आपको डे वाइज सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स मिल जाएंगे, वहां से आप रीड कर सकते हो। और अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है तो मेरे यूट्यूब बायो में टेलीग्राम का लिंक प्रेजेंट है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो और डे वाइज क्वेश्चंस एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो और डेली आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। करेंटली वी आर डूइंग केमिस्ट्री पार्ट, तो आपको जिसको केमिस्ट्री ज्वाइन करना है और बायो ज्वाइन करना है वो भी वहाँ पे पेड नॉन पेड दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो प्लीज गो एंड चेक आउट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट डिटेल, मैंने ऑलरेडी वीडियो के थ्रू अपलोड तो कर दिया है, लेकिन जिसे नहीं पता है मैं टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने वाली हूँ ऑन 22 ऑफ फेब। तो उसकी सारी डिटेल आपके टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। आपको चैप्टर कौन से आ रहे हैं, क्या सिलेबस है, उस सारी जानकारी के लिए आप प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। एटम होता क्या है? एटम इज कंपोज्ड ऑफ, या ईच एलिमेंट ऑफ एटम इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एटम। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सारे एलिमेंट जो होते हैं इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को जो हम एटम बोलते हैं। अब उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इन तीनों पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक जो साइंटिस्ट थे, इस उनका नाम था डेमोक्रिटस। ठीक है, इन्होंने इस वर्ड को पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था। या इन्होंने बोला था, फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सजेस्ट किया था, ये आपके एनसीईआरटी में बॉक्स में दिया हुआ है, कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटम होता है। ठीक है, एंड उन्होंने उसको कॉइन किया था नाम को, सॉरी एक सेकेंड, उन्होंने उस नाम को कॉइन किया था एटोमॉस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, इस टर्म का। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या समझ सकते हैं कि जो ये एटम है पर्टिकुलरली, ये कैन नॉट बी कट और कैन नॉट बी कट और कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, तो इसे हम बोलेंगे इनडिविजिबल है ये। ठीक है, सिमिलरली इसी को बेस्ड एक जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1808 में इसे प्रपोज किया था थ्रू द एक्सपेरिमेंट, कि हाँ ऐसा होता है और उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब चार्जलेस। चार्जलेस नहीं बोलते, न्यूट्रल होते हैं इन चार्ज। ठीक है, चार्जलेस आपके दूसरे होते हैं। देन इसमें 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 100 वाट, ये भी इसकी यूनिट होती है, आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द फर्दर डिवीजन, कि आपके इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, प्रोटॉन होते क्या हैं। इसके पहले हमें ये पता है कि हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे किसने थ्योरीज को प्रपोज किया था। आपको ये पता है कि 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी को दिया था। देन केम 1897 में आपके थॉमसन मॉडल, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उन्होंने प्रपोज किया। क्या मॉडल था वो, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। देन केम 1911 में रदरफोर्ड, उन्होंने अपना फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, देन केम आपके 1912 में बोर, जिन्होंने अपनी मॉडल थ्योरी से, स्पेक्ट्रम वगैरह से बताया एटम के बारे में। ठीक है, ये सारी थ्योरीज के बाद आपकी आती है क्वांटम मैकेनिक्स, जो हमारा हायर चैप्टर है, वो हमें नहीं पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिकल नेचर ऑफ एटम बाकी फर्दर साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, तो इसे हमें पढ़ना नहीं है, बट हमारे लिए ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे ये फर्दर हम पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है। एक बोसॉन भी एक पार्टिकल होता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्रोटॉन होता है, ग्लूऑन होता है, बॉटम होता है, ये बहुत सारे क्वांटम या क्वार्क्स, हाँ क्वार्क्स चार्जलेस होता है, फर्मियॉन्स होते हैं, मतलब ये सारे बाद में डिस्कवर हुए थे। लेकिन हमें सबसे पहले पढ़ना है कि कैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, वो डिराइव कैसे हुए। तो हमें ये पता है कि एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसे हम न्यूट्रिनो भी बोलते हैं, पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर देखे। ठीक है, बहुत सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, म्यून न्यूट्रिनो होता है, इसमें सबके चार्जेस भी मेंशन किए हुए हैं। लेकिन इन सब पार्टिकल्स के बीच में जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, जो कैटायंस होते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो कैसे बनते हैं, उनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जो एनायंस होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, उनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक है, ये इनकी खासियत है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कैथोड, जिसमें हम रिडक्शन कराते हैं, और आपका एनोड, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इतना बेसिक डिटेल आप समझ लीजिए, तब हम फर्दर चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो आपको इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये हमें सबको पता है। दे आर फाउंड इन वेरियस एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है, आपने देखा होगा। इसे किसने डिस्कवर किया था? जे जे थॉम्पसन ने। इसने डिस्कवर किया था 1897 में थ्रू हिज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है अभी हम फर्दर ऊपर पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे और उन्होंने कैसे डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको ये याद रखना होगा कि कैथोड रे पे क्या होता है, आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द कैथोड रेज वर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच ही कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है, और हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, दैट मीन्स 1 - 1 होता है। ठीक है, मास जो उसका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये आपको याद करना जरूरी है कि 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। इंपॉर्टेंट डिटेल, डोंट मिस इट, क्योंकि ये सब हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है? वो तो सबसे ज़्यादा 1.91 करके होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होता है माइनस में, तो हम उसको नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। लोकेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड में होते हैं, ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं। अब प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, दे रिजाइड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इनकी डिस्कवरी किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसे डिस्कवर किया था इन 19, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे, उसके बाद प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे। इसका मतलब उनका मास भी हम बाद में ही कैलकुलेट किए होंगे। ठीक है, फिर when he demonstrated that the hydrogen nucleus, that is single proton H plus ions लिखते हो ना, could be isolated, तब इन्हें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। +1 होता है प्रोटॉन का चार्ज, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास इसकी यूनिट होती है, हम इसको 1 AMU लिखते हैं प्रोटॉन के चार्ज को, जिसकी मास होता है आपका 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए, और इसकी लोकेशन क्या होती है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नाउ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स विद नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्जलेस हैं। दे ऑल्सो रिजाइड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, जेम्स चैडविक ने इन्हें डिस्कवर किया था इन 1932 थ्रू एक्सपेरिमेंट दैट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। इसमें जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होते हैं। इनका जो मास होता है स्लाइटली मोर देन 1 AMU होता है। अगर एकदम 1 AMU होता तो हम प्रोटॉन ही कंसीडर कर लेते हैं ना, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 7.3 था यहाँ पे 7.5 है। सिंपल, बहुत माइनर सा चेंज, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज योर न्यूट्रॉन का चार्ज, इसका भी लोकेशन न्यूक्लियस में ही है। तब देखो इम्पॉर्टेंट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन पार्टिकल्स की क्या इंपॉर्टेंस है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करता है केमिकल बिहेवियर को और रिएक्टिविटी ऑफ एटम को। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। प्रोटॉन का क्या चार्ज है, ये भी डिफाइन करता है एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या है, दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अभी हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर्स को तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ये कंट्रीब्यूट करता है किसी भी एटम के मास में। ठीक है, न्यूट्रॉन का क्या होता है? सिमिलरली जो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट सेम रहती है, ये कंट्रीब्यूट करता है कि मास ऑफ एटम क्या रहेगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या है, और वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लीड टू द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट आइसोटोप्स बनते चले जाएंगे। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी अभी आपको तब समझ में आएगी जब ऑक्टेट फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का गेन चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंस नंबर। अगर आपका शेल कंप्लीट करने के लिए 2 8 चाहिए, आपके पास 2 6 है, तो जो 2 बचा है इसको पूरा करने के लिए ये आपका हो जाएगा वैलेंसी। ये आपको अभी और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा ये सारे। Valency is the ability of an atom to bond with the atoms determined by the number of electrons and its outermost shell that it can lose or gain or share। मतलब कितना हम ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एटम को लूज करते हैं या शेयर करते हैं या बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसी को हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ वैलेंसी वगैरह। पहले हम समझ लेते हैं कि मॉडल्स क्या थे जिससे हमने डिस्कवरी किया है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देन वी विल मूव फर्दर फॉर दी
डिटेल्ड पार्ट। अब आप देखिए, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी हमारी कब दी थी? 1808 में। उन्होंने क्या बताया था? ये सब डाल्टन का है। इनका इंडेस्ट्रक्टिबल इनसाइट था। इनका प्लम पुडिंग मॉडल था जिसने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को बताया। इन्होंने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का प्लम पुडिंग मॉडल में, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। रदरफोर्ड में क्या बोला था? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं स्पेरिकल ऑर्बिट में एट अ फिक्स डिस्टेंस। और सेम आपके स्क्रॉन्डिनर ने बाद में बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक मॉडल होता है। ठीक है, टाइमलाइन आपको सबको मैंने लिख के ऑलरेडी बता दी। जॉन डाल्टन की 1808 थी, थॉमसन की देख लीजिएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील बोर एंड 1912 एंड सो ऑन। ठीक है, जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी 18 सेंचुरी मतलब 1808 में डिस्कवर की थी। इन्होंने बताया था कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, बिहेवियर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और इन्होंने ये भी बताया था कि इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम का मतलब क्या होता है। मैटर जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिसे हम बोलते हैं एटम, जो कि इनडिविजिबल है। इसको किसने बताया था? हमने भी पढ़ा था ऊपर, इसको आपके डेमोक्रेटिस ने बताया था। ठीक है, इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल इन केमिकल रिएक्शन, इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता, डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है। ये इनके की पॉस्टुलेट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लीजिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ? कि जितने भी एटम्स हैं किसी भी गिवन एलिमेंट में, वो आइडेंटिकल इन मास होते हैं और प्रॉपर्टी होते हैं, बट डिफर करते हैं एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स से। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर ratios। ठीक है, rearrangement in reaction, chemical reaction involve the rearrangement of atoms. Atom cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction, similar to this part indestructible and in destructible, और क्या था आपका? indivisible। ठीक है, इम्पैक्ट और लिमिटेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। डाल्टन की थ्योरी तो प्रोवाइड करती है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आप बताइए क्या होता है? एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, कि कितने प्रोपोर्शन में कितना सोल्यूट सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए, हमने पढ़ा है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कितने मास में कितना टोटल मास प्रेजेंट है, वो हम कंजर्वेशन ऑफ मास को वैसे निकाल लेते हैं ना, टोटल प्लस करके। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट दैट केमिकल कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम इन स्पेसिफिक रेशियो, ये इसके इम्पैक्ट थे। लेकिन लिमिटेशन इसकी क्या थी? ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि आइसोटोप्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो एटम्स ऑफ सेल एलिमेंट विद डिफरेंट मासेस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। और इन्होंने ये भी नहीं बता पाया इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम वाज लेटर डिसप्रूवन बाय द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया तो इन्होंने ये बोला कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है। लेकिन जब हमने दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया तो ये पता चला हमें, बाकी साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो एटम है वो सिर्फ पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से नहीं बना हुआ है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फिर कहाँ से आए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और बाकी कहाँ से आए। तो ये इनका लिमिटेशन थी। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके इसमें इन्होंने क्या क्या यूज़ किया था ये आप देखो। एक इन्होंने कैथोड बना रखा था, एक इन्होंने ये रॉड्स होती हैं, एक इन्होंने कैथोड की रॉड, एक इन्होंने एनोड की रॉड रखी। यहाँ पे अंदर गैसेस प्रेजेंट थी, इन्होंने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया और वैक्यूम क्रिएट कर दिया। जो गैसेस है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही 0.1 एटीएम होगा या उससे भी कम होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ग्रीन ग्लो के लिए इधर कोई कोटिंग किया होगा, जिंक सल्फाइड की मोस्टली होती है, किसी की भी कोई भी ग्लो करने के लिए यहाँ पे कोटिंग की जाती है, जिससे हमें पता चल पाता है कि वो लाइट हो रहा है कि डार्क हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब को लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पे रखा है। लो प्रेशर मतलब 180 और उससे भी कम इस प्रेशर पे रखा, और इन्होंने एक बैटरी यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। ये पूरा जो होता है ये ग्लास की रॉड होती है। ठीक है, जैसे आपको दिख रही होगी, ये दिस ग्लास की रॉड आपको दिख रही है। ठीक है, इस तरीके का होता है सेटअप। देखो आप, ये है पूरा ग्लास। यहाँ पे आपने कैथोड रखा है, यहाँ पे आपने एनोड रखा है। कैथोड नेगेटिवली होता है, चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया क्या, कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन लेट 19th सेंचुरी इन्वॉल्व द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर। इन्होंने पूरा चेम्बर टाइप का तैयार किया जिसको वैक्यूम बनाया, लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हुआ कैसे देखो, आपको समझा रही हूँ ये हो कैसे रहा है। सबसे पहले क्या हुआ होगा, इन्होंने एक कोई लॉन्ग गैस ट्यूब लिया, सपोज करिए आप 60 सेंटीमीटर के अराउंड का लिया होगा। फिर उन्होंने इसके अंदर गैस फिल की। गैस ऑलरेडी जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी वैक्यूम के लिए, वो तो ठीक ही था, उसमें हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज। ये बोला जाता है कि इन्होंने अराउंड 10,000 वोल्ट का, हमारे घरों में जो आती है वो 220 वोल्ट आती है, इन्होंने 10,000 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड किया थ्रू बैटरी, अराउंड इतना। इन्होंने और क्या किया, इन्होंने प्रेशर रखा। इसके अंदर क्या है आपका,
गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दिस इज योर ग्लास रॉड। अब क्या हुआ है, इन्होंने गैस का प्रेशर जो कंसीडर किया होगा वो नियरली 180, हम सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे पहले कंसीडर किया होगा। जब इन्होंने ये देखा कि कंटिन्यूअसली जब वोल्टेज इनको सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत लाइट कलर का कोई स्पार्क दिखा। जब बहुत लाइट कलर का कोई स्पार्क दिखा तो इन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा पार्टिकल है जो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे स्पार्क क्रिएट हो रहा है। इतने हाई प्रेशर पे, सॉरी इतने लो प्रेशर के होने के बावजूद भी जब हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पे स्पार्क सा कुछ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक ल्यूमिनेसेंट मटेरियल को लगा के रखा था। ठीक है, फ्लोरेसेंट कोटिंग की थी, इसे हम फॉस्फोफ्लोरेसेंट कोटिंग भी बोलते हैं। और जनरली क्या होता है इस टाइम पे ये चीज़ परफोरेटेड होती है, मतलब जहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन्स पास कर पाए। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ तो चार्जेस ट्रैवल करके आए हैं जिसकी वजह से ये लाइट किया है। तो इन्होंने ये बताया, फिर एक्सपेरिमेंट में हम आएंगे, फिर उन्होंने क्या बोला इस एक्सपेरिमेंट में कि डिस्चार्ज ट्यूब्स ऑल्सो नोन एज द कैथोड रे ट्यूब, जो हमने ऊपर लिया है, were used to study the properties of cathode rays, that is the stream of electron। जो इलेक्ट्रॉन थे ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, देखिए इधर। ठीक है, कैथोड रे से ट्रैवल कर रहे हैं और एनोड पे जा रहे हैं। इनका कहना ये था एक सर्टेन प्रेशर पे जब हमने लगाया है तो व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स इन वैक्यूम ट्यूब, कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जैसे कि कैथोड, एंड पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं एनोड पे। आपके पॉजिटिव है एनोड, आपका नेगेटिव है कैथोड, यहाँ पे से कुछ ट्रैवल करके पॉजिटिव के साइड जा रहा है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया जब हम हाई वोल्टेज पास कर रहे हैं विद प्रेशर, पहले तो 1 एटमॉस्फेयर रखा, फिर इन्होंने प्रेशर को इंक्रीज करके 10 टू द पावर माइनस प्रेशर को और कम किया, 10 टू द पावर -2 ATM पे ले गए। फिर उनको देखा और तेज थोड़ा स्पार्क हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेयर पे ले गए। जब यहाँ पे ले गए तो मतलब कितना कम प्रेशर अप्लाई किया इन्होंने, सपोज 0.101 mm, तब और ज़्यादा स्पार्क हुआ। तब इन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ तो है जो कैथोड रे से ट्रैवल करके इधर आ रहा है, और इन्होंने एनोड को, यहाँ पे जो एनोड है इसे परफोरेटेड किया। परफोरेटेड करने का मतलब क्या है, ये होलो होलो किया, यहाँ से ट्रैवल कर पाते हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल कर पाते हैं। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि जो ग्लो हो रहा है ग्रेइश येलो कलर का, फ्लोरेसेंट कोटिंग होती थी, जेडएनएस की जनरली होती थी। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जब ग्लो हो रहा है दैट मीन्स कुछ तो चार्जेस ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ फिर इन्होंने डिस्कवर की और उन्होंने बताया कि कैथोड रे ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। दे कॉजेज फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक टू अ सर्टेन मटेरियल, मटेरियल यहाँ पे हमने जेडएनएस कंसीडर किया है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से इनका डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि अ, जब हम कोई एक्स्ट्रा जब हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं या फिर हम कोई इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डालते हैं, तो वहाँ से जो नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल का मूवमेंट है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता है, तो वो सीधे नहीं ट्रैवल करके पॉजिटिव चार्ज की तरफ पहले ही ट्रैवल कर लेता है, जिसकी वजह से सेम हम एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं। बैटरी 10,000 वोल्ट के अराउंड बैटरी का चार्ज देते हैं, फिर हम वोल्टेज को और लो करते हैं, हाई करते हैं, फिर उसको लगाने के बाद देखते हैं कि डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद में, क्योंकि कैथोड रे से एनोड की तरफ ही रेज मूव करनी चाहिए। लेकिन जब रेज विजिबल, हम तो उसे आईज से देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो ग्लो होता है तब हमें आईज से दिखता है। तब हम ये जैसे आप इसको ऐसे सिंपल एग्जांपल समझो कि जब पुराने टाइम में सीआरटी होते थे, टीवीज जो होते थे उसके पीछे बहुत बड़ा ऐसा टीवी होता था, उसके पीछे बहुत बड़ा सा डब्बा सा आता था ना, अभी भी सारे घरों में होगा। तो जब आप टीवी को चालू करते थे, एक सेकेंड, जब आप टीवी को स्टार्ट करते थे तो साइड साइड में एकदम से लाइट जलती थी। तो वो लाइट का मूवमेंट ही वही इंडिकेट करता था कि तब हम लोग सीआरटी वगैरह यूज कर रहे हैं, जिसमें वो ट्यूब्स में कैथोड रे ट्यूब्स हैं, जो लाइट को एकदम से स्पार्क करते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव करते हैं हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो डिफ्लेक्ट करती थी अकॉर्डिंगली। ठीक, तो इससे हमें प्रॉपर्टीज क्या समझ में आई, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है फ्लोरेसेंट व्हेन दे स्ट्राइक टू अ सर्टेन मटेरियल, दे डिफ्लेक्ट बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटिंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो ये वहाँ मूव करेंगे। दे हैव वेरी स्मॉल मास कंपेयर टू एन एटम। ठीक है, हमने देखा मास तो कितना ज़्यादा कम था आपका, 1 पॉइंट कितना, 1.67 × 10⁻⁻⁴
-31 kg, ठीक है, इतना कम था। अब जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट आया, उन्होंने क्या बोला, 1897 में ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब लिया इन्होंने, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया, देखो यहाँ पे ये रही फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और ऑब्जर्व किया कैथोड रे का बिहेवियर कैसा है। इन्होंने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, एंड देन रेस को मेजर किया कि वो उनका डिफ्लेक्शन किस साइड में हो रहा है। ठीक है, आपको ये पता है कि जो आपका साउथ पोल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो आपका नॉर्थ पोल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अब इन्होंने जब सेम सेटअप करके इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो देखा कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। थॉमसन ने ये कंक्लूड किया कि कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इन्होंने ये भी कैलकुलेट किया कि चार्ज टू मास रेशियो, दैट मीन्स Q/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन, शोइंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर मच स्मॉलर देन एन एटम। इन्होंने Q/m के रेशियो में ये बताया कि जैसे-जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथन करते हैं, परपेंडिकुलरली, देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने मैग्नेट को प्लेस किया है, एबीसी एक इनका मूवमेंट है कैथोड रे का। तो उन्होंने ये देखा कि चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है इनका, वो डिपेंड कर किस पे कर रहा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन कैसे इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। और चार्ज तो आपको कैसे निकालोगे आप, चार्ज आपको पता है कि कितना होता है आपका, टोटल 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम, ये इसका चार्ज टू मास रेशियो है। ये आप निकाल सकते हो इजीली, कैसे, क्योंकि हम इसको 1 म्यू कंसिडर करते हैं या 1 यूनिट कंसिडर करते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, एक यूनिट के फॉर्मेट में। तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका वो होता है अपॉन मास। तो अब आप इसको कैलकुलेट करो, इज इक्वल्स टू दिस, then you can calculate the mass, 1.6 into 10 is to the power minus 19 upon 1.75 into 10 is to the power 11। तो आप इसका मास निकाल लिया, और 9.11 into 10 is to the power minus 31 kg, दैट मीन्स 1 बाई, हमने क्या पढ़ा था, 1/836 ऑफ हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होता है इसका मास इलेक्ट्रॉन का। तो हमने यहाँ से ये भी कैलकुलेट करके दिखा दिया कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा छोटी होगी, मतलब 0.00 कितना, मैं 30th टाइम जीरो लगाऊंगी तब जाके ये मास कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि दे डिस्कवर दैट द रियलाइजेशन ऑफ एटम आर डिविजिबल एंड दे कंटेन द सबएटॉमिक पार्टिकल्स, और उसका साइज स्मॉलर होता है। अब जे थॉमसन के मॉडल में क्या हुआ, इन्होंने बताया देखिए, इन्होंने बताया कि एक प्लम पुडिंग मॉडल है जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज जो इसके बीज हैं, मतलब जो आपका प्लम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के फॉर्मेट में है, ये देखिए, और पॉजिटिवली चार्ज भी स्प्रेड है, अनइवनली स्प्रेड है दोनों में, स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ है। इन्होंने क्या बताया 1904 में, दैट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस मॉडल वाज अर्ली अटेम्प्टेड टू डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे, इन्होंने बताया कि जो एटम है वो इनविजन्ड है एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, जैसे कि ये, ठीक है। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे एम्बेडेड है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड विद इन दी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद अ सिंपल सिमिलर टू प्लम इन अ पुडिंग और रेजिन्स इन द ब्रेड। जैसे आप केक आपने देखा होगा जिसमें छोटे छोटे रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से इन्होंने बताया कि वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हो गया, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ atom is neutral because the positively charge of sphere balances the negative charge of electron, जिसकी वजह से ओवरऑल जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देता है, और ये बिहेव करने लगता है न्यूट्रल एटम की तरह। इसके लिमिटेशंस क्या थे थॉमसन मॉडल के, इन्होंने ये नहीं बता पाए थे, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर विद इन दी एटम, लेकिन चैलेंज कर दिया था इन्होंने डाल्टन के आइडिया को, इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। यहाँ तो इन्होंने डिस्कवर करके बता दिया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। It provided the framework for understanding the presence of electrons within the atom। इन्होंने ये बता दिया था कि कोई एक पार्टिकल है जिसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका मॉडल का लिमिटेशन क्या था कि ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, जो कि हमारा रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बताएगा, वो कैसे होता है। और ये इन्होंने और भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द एटम, कैसे उनका मूवमेंट हो रहा है, वो कैसे डिस्पर्स्ड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
आपके पार्टिकल में या एटम के अंदर, ठीक है? इन्होंने ये नहीं बता पाया था। फिर रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? हाँ, इन्होंने क्या बताया था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू अ गोल्ड फॉइल बट सम वर डिफ्लेक्टेड एट अ लार्ज एंगल। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे एक फैन की तरह लगाया, ये आपका एटम यहाँ पे इन्होंने फैन की तरह लगाया और उसमें देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है उनको पास कराया गया गोल्ड फॉइल के थ्रू, लेकिन कुछ ही जो थे जो डिफ्लेक्ट कर पाए बहुत लार्ज एंगल पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये गोल्ड फॉइल है और ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? और कुछ ही पार्टिकल हैं जो डिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। और यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन स्क्रीन लगाई उन्होंने चारों तरफ। इन्होंने क्या बताया कि दिस लेड टू द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जहाँ पे डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन। इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, इन्होंने अल्फा पार्टिकल का कॉन्सेप्ट दिया एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल बना के, जिसमें बताया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को हमने फॉइल के थ्रू पास कराया है, लेकिन कुछ ही थे जो डिफ्लेक्ट कर पाए एक लार्ज एंगल पे और फ्यू बाउंस्ड बैक, कुछ वापस आ गए, कुछ डिफ्लेक्ट कर पाए, कुछ अंदर चले गए। सिग्निफिकेंस इनका क्या था कि इन्होंने डिस्कवरी कर दी एटॉमिक न्यूक्लियस की। इन्होंने ये भी बता दिया कि एटम का जो स्पेस होता है वो मोस्टली एम्प्टी होता है विद अ स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का कंसिडरेशन इन्होंने कर दिया कि यहाँ पे कुछ तो है जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट करा रहा है। ओवरटर्न द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, जिसने ये सजेस्ट किया था कि एटम्स वर कंपोज्ड ऑफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड विद इन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने इसको ओवरकम कर दिया। इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे है इन डिस्क्रीट लाइंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और ये भी नहीं बता पाए कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो भी नहीं बता पाए थे। फिर आए आपके बोर मॉडल। बोर मॉडल 1913 में क्या बोलता है, 1912 में इन्होंने क्या बताया कि एक नाइट्रोजन एटम को इन्होंने कंसिडरेशन में लिया और इन्होंने एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड करते हुए बताया है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके एनर्जी लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम लैडर को इंक्रीज करते हैं, वैसे ही ऑर्बिट्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। डायरेक्टली वो ऐसे इधर उधर डिस्पर्स नहीं है, वो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और जो ऑर्बिट के अंदर वाला सेंट्रल न्यूक्लियस होता है उसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नील बोर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, जो एक डिसाइडेड ऑर्बिट है उसके अंदर, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने में एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय अब्सॉर्बिंग और एमिटिंग फोटोन विद एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्बिट्स। कितनी अच्छी बात की है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन तो जंप कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, अब्सॉर्ब करता है और एमिट करता है फोटॉन्स को, फोटॉन्स मतलब आपके लाइट पार्टिकल्स, विद एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्बिट्स। जितने ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी वो एमिट करता है फोटॉन्स के फॉर्मेट में। इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल को। ठीक है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि आइडिया ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल क्या होते हैं, और इनका ग्राउंड वर्क क्या था क्वांटम मैकेनिक्स में, हायर मैकेनिक्स को इन्होंने डेवलप करके बता दिया था। और रेडबर्ग फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था फॉर द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ये आप याद कर लीजिएगा। इनका लिमिटेशंस क्या था, एप्लीकेबल प्राइमरीली टू हाइड्रोजन लाइक, जैसे जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी एटम्स तक इनका एप्लीकेबिलिटी थी, लेकिन ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे स्पेक्ट्रा को और मोर कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ एटम को। इन्होंने ये भी नहीं बता पाया था कि फाइनर डिटेल्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे होता है, मतलब कितना फाइन स्ट्रक्चर है, और जीमेन इफेक्ट क्या होता है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्यों हो रहा है कि स्प्लिट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस। फिर ये लेटर superseded the quantum mechanics which provided a more comprehensive understanding of atomic and subatomic particles। ये सारे limitations आपको as it is notes के फॉर्मेट में याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एग्जैक्ट वर्ड्स को लिख के आओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, इसका सिंपल फॉर्मेट में आप ऐसे ड्रॉ करके आ सकते हो, ध्यान से देख लो। एंड देन न्यूजीलैंड के फिजिक्स थे, इन्होंने फॉइल एक्सपेरिमेंट 1911 में किया था, इन्होंने चैलेंज किया था थॉमस के प्लम पुडिंग मॉडल को, और इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक अच्छी तरीके से, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट यहाँ से फिर से मैंने लिख दिया है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या था अल्फा पार्टिकल, कैसे प्रेजेंस और डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ने क्या था। इनके पोस्टुलेट्स याद कर लो कि रदरफोर्ड मॉडल में चार चीजें उन्होंने बताई थी। एक तो बताया था कि न्यूक्लियस होता है एटम में जो सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसी के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं।
एक एम्प्टी स्पेस होता है जो एटम का वॉल्यूम होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन अ मैनर सिमिलर टू द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। इस तरीके से ही ऑर्बिट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स की वजह से। विद द एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इन्होंने बताया था प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है इन अ न्यूट्रल एटम मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी सेम यही है, प्लीज याद कर लीजिएगा। लिमिटेशंस क्या था, इन्होंने स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था कि कैसे दोनों स्टेबल हैं, और ये इन्होंने ये भी नहीं बता पाया था कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं एटम की एनर्जीज को, कि कंटिन्यूसली रेडिएशन हो रहा है या लूज कर रहे हैं या स्पाइरल कर रहे हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट नहीं बता पाए थे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब जब डिफ्लेक्शन होता है तो ये भी नहीं समझा पाए थे कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस में कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एटम को। सेम ये आप यहाँ से देख लो, एनर्जी लेवल में जब ऑर्बिट में एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में पास करता है फोटॉन्स के फॉर्मेट में या उसमें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसे है, देखिए नैनो 380 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर तक का रेंज होता है। इसमें कैसे इन्होंने बताया था कि इन्होंने डिफाइन कर दिया था रदरफोर्ड मॉडल को 1913 में एक क्वांटम थ्योरी से। इन्होंने बताया था कि शॉर्टकमिंग क्या है रदरफोर्ड मॉडल की, पर्टिकुलरली किस चीज़ को लेके, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेके और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स को लेके। इन्होंने ये बताया था कि क्वांटाइज्ड ऑर्बिट होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस में अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। जो ऑर्बिट्स होती हैं उन्हीं से एसोसिएटेड और फिक्स्ड एनर्जी लेवल में वो मूव करता है। एनर्जी लेवल क्या होती है, ईच ऑर्बिट हैज इट्स स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल आपकी क्वांटाइज्ड होती है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन दी स्पेसिफिक ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल्स टू 1 में है, एन इज इक्वल्स टू 2 में है, तो एक ही स्पेसिफिक ऑर्बिट में वो मूव कर सकता है अराउंड उसके, और नेक्स्ट ऑर्बिट में वो जा सकता है। लेकिन एक उसकी स्पेसिफिक ऑर्बिट फिक्स है। अगर दो इलेक्ट्रॉन ही n इज इक्वल्स टू 1 में रह सकते हैं तो दो ही रहेंगे, इसमें चार आप नहीं डाल सकते। एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव बिटवीन एनर्जी लेवल्स बाय अब्सॉर्बिंग और एमिटिंग फोटॉन्स और एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल एनर्जी लेवल। दिस एक्सप्लेन्स दैट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है। एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि ये परमिट करता है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट करने में, या उस कैसे होता है ये, कि जब n इज पॉजिटिव इंटीजर, जब n हम पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें रिड्यूस करता है प्लैंक कांस्टेंट, h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड h, ठीक है। जब ये एंगुलर मूवमेंट करता है तो उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट रिडक्शन होता है, तो वो आप अभी नीचे पढ़ोगे। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमिट नहीं करते हैं कोई रेडिएशंस को, इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी होती है। अगर वो रेडिएशंस को एमिट कर रहे होते तो वो स्टेबल नहीं होते। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो गया, कि इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली ऑक्यूपाई स्पेसिफिक ऑर्बिट। ई इज इक्वल्स, मतलब एन इज इक्वल्स टू 1 है तो उसमें 2 ही आ पाएंगे, फिर आगे वाले में 6 8 ही आ पाएंगे, उसके आगे वाले में 8 ही आ पाएंगे, ऐसे उनकी फिक्स्ड ऑर्बिट है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या हो गया, ये एक्सप्लेन करता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन कैसे होता है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बीच में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये समझ लीजिए। द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन आर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन होता है तब वो एमिट करता है फोटॉन्स को, उसी को हम बोलते हैं उसका ट्रांजिशन। When an electron falls from higher energy level that is n2 टू लोअर एनर्जी लेवल दैट इज n1, n2 से जब वो n1 में आएगा, ये आपकी n1 है सपोज और ये आपकी n2 है, यहाँ से जब यहाँ ट्रैवल करेगा ये, तो ये एमिट करता है फोटॉन्स ऑफ लाइट और एनर्जी, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है h म्यू हम कंसिडर करते हैं, इसमें h इज प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज दी फ्रीक्वेंसी। एमिटेड लाइट करस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स। जो इन दोनों के बीच का जब ट्रांजिशन होता है और जो लाइट निकलती है वो करस्पॉन्ड करती है उसकी एनर्जी लेवल के डिफरेंस को। एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो गया, कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, nth मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो भी ऑर्बिट होती है, जब हम n1 2 3 कुछ भी रखते हैं तो वो कैसे मिलती है, कि जहाँ पे n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
लिमिटेशंस लेकिन इसकी क्या थी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन एटम एंड फेल्स टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एटम विद मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं बता पाए थे इस चीज़ को। फाइन स्ट्रक्चर मतलब इन्होंने ये भी नहीं बता पाया था कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे होता है जो रिजल्ट करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन से या रिलेविस्टिक इफेक्ट से। क्वांटम मैकेनिक्स को भी नहीं बता पाए थे ये, और इनका क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, बट इन्होंने पूरी तरीके से ये नहीं बता पाया था कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कैसे वर्क करता है, जैसे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करता है। ठीक है, कंपैरिजन इन दोनों के मॉडल का यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनर्जी लेवल कैसे स्पेसिफाइड थी, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे थी, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कैसे था, एंगुलर मोमेंटम इन्होंने डिफाइन कर दिया था, एल इज इक्वल्स टू एन एच। नंबर ऑफ उस पे पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लैंक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। एप्लीकेबिलिटी इनकी क्या थी, ठीक है, वेव पार्टिकल ऑफ नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, 1s 2s इस तरीके से मूवमेंट होता है ना, देख लीजिए आप। फिर उसके बाद डी में जाता है, एफ में जाता है, और वैसे ही स्पिन करता है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट स्पिन होता है 1s में 2s में, इस तरीके से। ठीक है, वो तो हम बाद में आगे पढ़ेंगे। बोरॉन का जैसे 2p1 होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कार्बन का 2p2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नाइट्रोजन का 2p3 है तो 3। सिमिलरली विद ऑक्सीजन तो 3 ऑर्बिट फिल हो गए, फिर उसके बाद दूसरी ऑर्बिट में लोअर मूवमेंट होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी आप पढ़ोगे प्रिंसिपल गवर्निंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, एक आपका होता है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को जो भी अवेलेबल है सबसे पहले। फिर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द ऑफ बॉ डायग्राम। ये ऐसे फिलिंग स्टार्ट होती है, पहले 1s 2s 3s 4, फिर 2p, फिर 4s, ऐसे 3s, फिर 2p, फिर 4s, फिर 3p, फिर 5s, इस तरीके से मूवमेंट होता है। पहले ही आप उसको नहीं फिल कर सकते हो, उसकी ऑर्बिट फिक्स्ड है। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, नो टू इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इट इज पूछी जाती है, और आपको बहुत बार उसमें एमसीक्यू में भी पूछते हैं वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम में उनका सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं होता है, n इज इक्वल्स टू 1, तो लोगों का नहीं हो सकता। हाइड्रोजन का अगर 1 है तो हाइड्रोजन का ही रहेगा, इस तरीके से। ईच ऑर्बिट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, क्योंकि जैसे एक ऑर्बिट है इसमें और 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, और ऑपोजिट स्पिन करना इज नेसेसिटी। हुन्स रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल फिल डीजेनरेटेड ऑर्बिट्स जिनका पहला एनर्जी लेवल है, मतलब जिनका सेम एनर्जी लेवल है, सिंगली बिफोर पेयरिंग अप। पेयर अप होने से पहले वो पहले जिनका सेम एनर्जी लेवल है उस ऑर्बिट को फिल करेंगे। द मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड स्टेबलाइज द एटम। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन होता है वो मिनिमम रहे और स्टेबलाइज्ड रहे एटम, ताकि अगर बहुत तेज रिपल्शन होगा तो एक इधर उधर पार्टिकल्स भागेंगे तो कभी वो स्टेबिलिटी में नहीं रहेगा। ऑर्डर ऑफ फिलिंग दी ऑर्बिट कैसे होता है ये आप देख लो, ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 3d, फिर इस तरीके से फर्दर मूव ऑन करता चला जाता है। ठीक है, नोटेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज टिपिकली रिटन इन द फॉर्म ऑफ n I to the power x when n is the principal quantum number, I is the subshell, ठीक है, this should be L should be subshell, x is the number of electrons in that subshell। ठीक है, ऐसे फिल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1s1, ठीक है, सिमिलरली कार्बन का 1s2 2s2 2p2, ऐसे। ठीक है, आयरन का आपका सिमिलरली ऐसे। सोडियम प्लस क्लोरीन अगर NaCl फॉर्म करना है तो NaCl का इस तरीके से मूवमेंट होगा। ये डायग्राम आप देख लीजिए। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी ये तो हायर प्रिंसिपल है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, और ताकि हमें स्टेबिलिटी आ पाए ऑक्सीजन के एटम्स के बीच का है। आयंस एंड एटम्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट हैव गेन्ड और लॉस्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन अ नेट चार्ज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जब हम प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह पढ़ेंगे, या प्लैंक्स की थ्योरी क्या होती है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। एक सेकेंड, यस।
हुँ, चलिए टाइप्स ऑफ आयन्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ आयन मैंने आपको बताया था कि कैटायन्स होते हैं और एक एनायन्स होते हैं। पहले ही मैंने बता दिया था कैटायन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन कैथोड पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता। याद रखिएगा कैटायन्स और कैथोड में कन्फ्यूज़ मत जाइएगा। बट फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। सिमिलरली एग्जांपल क्या है? सोडियम, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, तो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज बनाया, और इन्होंने एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, तो इन्होंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनाया। ठीक है? अब ये भी देख लो, एनायन जो होते हैं टिपिकली बने होते हैं नॉन मेटल्स से, तो नॉन मेटल का चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। और जो कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और तो मेटल से बने होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आयंस का मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ आयन का मतलब क्या हुआ कि आयंस आर मोर स्टेबल व्हेन दे अचीव अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 288। जब ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर लेते हैं। नोन हैज़ द ऑक्टेट रूल वेयर दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कंप्लीट हो जाती है उनकी सेल। सम आयंस में ऑल्सो अचीव स्टेबिलिटी विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो भी स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रांजिशंस मेटल उन पे। ठीक है? अभी देखो एग्जांपल सोडियम आयन का। सोडियम एक लूज करता है इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ केटायन। केटायन क्या होता है आपका? ठीक है? एंड उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p6। क्लोरीन आयन का आप देख लो ऐसे ही। क्लोरीन आयन में एक एलिमेंट फॉर्म होता है और वो एनायन होता है। उनका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, सिमिलर टू आर्गन, क्योंकि ये दोनों ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट हम पढ़ते हैं जब भी हम मेटालिक कैरेक्टर को पढ़ते हैं, तो जब हम थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट में होते हैं और मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, वेयर एज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सबसे पहले आपके मेटल्स होते हैं, बीच में मेटलॉइड्स होते हैं, इधर साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। तो आप इसकी रिएक्टिविटी सीरीज भी देख सकते हो। इनको तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, डक्टाइल, मेलिएबिलिटी, स्ट्रॉन्ग। एलिमेंट्स आर ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इनटू मेटल मेटलॉइड्स। इसके बीच का डिफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? लक्सचर होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होती है, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करते हैं कैटायन को। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फॉर्म करते हैं कैटायन? लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है तो कैटायंस फॉर्म होते हैं। ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल रिएक्शन की देख लो, सोडियम रिएक्ट करता है जब वाटर के साथ में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दिस इज द रिएक्शन। एग्जांपल अल्कली मेटल के सोडियम पोटेशियम हो गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल को होते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? ये भी स्टेबल होते हैं, आयरन एंड कॉपर। इनके आपको आइसोटोप्स भी मिलेंगे। नाउ मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो इंटरमीडिएट होते हैं, ना तो वो पूरे मेटल होते हैं, ना तो वो पूरे नॉन मेटल होते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। जैसे कि सेमी कंडक्टर्स, ये तो पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एट रूम टेम्परेचर, बट ये हायर टेम्परेचर पे डोप किए जाए अगर किसी और एलिमेंट के साथ में, तो ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। लक्स्चरस इन नेचर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, बट नॉट मेलिएबल और डक्टाइल। ठीक है? जेंटली ब्रिटल होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? रिएक्टिविटी में क्या करते हैं ये? कैन ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिंग पार्टनर जिससे वो रिएक्ट कर रहे हैं। ऑक्साइड्स क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं जब, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्लीज याद रखिएगा। जब ये एक्ट करते हैं एसिड की तरह या बेस की तरह, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक इसके एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ लो, लो डेंसिटिविटी, पुअर कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी नहीं होता है, डल अपीयरेंस होता है, लोअर डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर टू मेटल लो होता है। रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं टू फॉर्म एनायंस। अभी हमने देखा था कि एनायंस जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ऑक्साइड में ये फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड को जब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में, सॉल्ट एंड वाटर भी बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो, क्लोरीन जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ में तो NaCl बनाता है। सिमिलरली विद हैलोजेंस, क्लोरीन और फ्लोरीन इसके एग्जाम्पल है। नोबल गैसेस में हीलियम एंड नियॉन हो गए। अदर नॉन मेटल्स में आपके ऑक्सीजन एंड कार्बन हो गए। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्शन आर ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक अवेलेबल होता है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। कंपैरेटिव टेबल देख लो आप। कंपैरिजन इन सब का इस तरीके से मेंशन्ड है। यहाँ पे भी सेम एलिमेंट के फाइल्स मेंशन किया है मैंने। आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दोनों का ले लो, उसकी यूजेस भी देख लो, कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। ठीक है? अब इनको इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर क्या होता है वो भी आप देख लो। मेटल जो होते हैं वो टेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तभी वो कैटायन को फॉर्म कर पाते हैं।
नॉन मेटल्स एनायन फॉर्म करते हैं, गेन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को। इसका एग्जांपल क्लोरीन है विद कॉन्फ़िगरेशन दिस, एंड गेन कैसे करता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके लास्ट सेल में कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, सिमिलरली ये लूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। जब ये किसी और को दे देते हैं तो अपना स्टेबिलिटी हमेशा क्या करते हैं, कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, स्टेबल होने की कोशिश करता है, या तो वो लेगा या फिर वो लूज करेगा। तो वो उस पे डिपेंड करता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और वो हमेशा आप पता कर सकते हो कि इसमें से कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का अगर गेन हो रहा है तो वो आपका नॉन मेटल, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज हो रहे हैं दैट इज योर मेटल। तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये याद रखना। हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पढ़ ही लिया था कि उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसी पे। क्या होती है टाइप्स ऑफ वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम लूजेस और गेन्स टू फॉर्म एन आयन। ये मैंने आपको बता दिया कि या तो लूज करे या गेन करे, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उसका वैलेंस होती है। तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अभी कोवैलेंसी क्या होती है कि द नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन शेयर विद ईच अदर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कार्बन क्या करता है, कार्बन के पास चार होते हैं, चारों से शेयर कर रहा होता है ना। CH3 सपोज करो, तो ये चारों से शेयर कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। ठीक है, डिटरमाइन हम कैसे करते हैं, फॉर द मेन ग्रुप एलिमेंट वैलेंसी इज टिपिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है अपनी ऑक्टेट को या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। जिसमें एक्सेप्शन आपका कौन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि उनको दो चाहिए होता है। ये आप देख लो, एक्सेप्शंस हमेशा पूछे जाते हैं कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एंड हीलियम को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ट्रांजिशन मेटल कैन हैव मल्टीपल वैलेंसीज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू यूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल्स। जब वो ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उनको डिपेंड करता है कि वो लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो उनकी वैलेंसी भी उसी हिसाब से डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन, जिसके पास एक होता है, कैन लूज और शेयर वन इलेक्ट्रॉन। उस पर डिपेंड कर रहा है कि नेगेटिव होना चाहता है या पॉजिटिव होना चाहता है। ऑक्सीजन में अब वो डिपेंड करता है अनदर एलिमेंट की स्टेबिलिटी पे, कि वो कितना स्ट्रांग है। ऑक्सीजन में दो होती है क्योंकि ये गेन करता है और शेयर भी कर सकता है दो इलेक्ट्रॉन्स को। सिमिलरली कार्बन की 4 होती है क्योंकि वो चारों की चारों शेयर करता है। अभी अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखो आपका क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, और उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। ये तो आइसोटोप्स हैं एटम, कार्बन के ही आप देख लो, 12 13 14। 12 के फॉर्म में सबसे पहले एग्जिस्ट करता है, 6 6 6 तीनों का बैलेंस है। लेकिन 13 होगा तो 6 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 14 में है तो 6 प्रोटॉन हो गए, 8 न्यूट्रॉन हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं कार्बन के आइसोटोप के फॉर्मेशन में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आइसोटोप में न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है? यस। ठीक है, अभी केमिकल सिंबल आप याद कर लो। ये आपका कोई एलिमेंट है, इसका मास नंबर जो है वो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है आपका, सॉरी, एटॉमिक नंबर जो आपका जेड होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों ऐड करते हैं तब मास नंबर बनता है। ये चीज़ बेसिक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये उस पे डिपेंड करेगा कि कितने पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, वो उसका जेड जेड बताएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, अगर आपको इसमें से निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप पॉजिटिव से माइनस कर दो। जैसे आप किसको माइनस करोगे, आप ए को जेड से माइनस कर दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ एटॉमिक उससे माइनस करोगे मास नंबर से, तो आपका टोटल क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स माइनस हो जाएंगे मास नंबर से। यही तो होता है ना, मास नंबर आपका ए है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होता है ना। तो अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस प्रोटॉन, और प्रोटॉन को यहाँ पे हम क्या डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही आपका एटॉमिक नंबर होता है। जेड से डिनोट करें तो हम ए माइनस जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ कम टू दिस। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। वेट, न्यूक्लियॉन्स हम किसे बोलते हैं, जिसमें आपके
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका क्या हो गया, इजिली फॉर्म में क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। लेकिन आपका मास नंबर क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर जो हमने देखा ऊपर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, या न्यूट्रॉन्स ऐसे कंसीडर करते हैं। सिंपल हो गया, समझ में आ गया। अभी न्यूक्लियस का अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हुए प्लस न्यूट्रॉन, ये आपके न्यूक्लियस का पार्ट है। तो आप ऐसे न्यूक्लियस के नंबर को पूछे जाए तो निकाल सकते हो। अब इजी हो गया सारा। इलेक्ट्रॉन आप देख लो, न्यूट्रॉन इसके अंदर है, प्रोटॉन इसके अंदर है। अब हाइड्रोजन और हीलियम में इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे, ये आपका सपोज एलिमेंट है, दिस इज ए, दिस इज जेड। तो जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, एनपी। और आपका मास नंबर हो गया ए, मास नंबर में आपके न्यूट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर आ गए, तो इज इक्वल्स टू 4 हम कंसिडर कर सकते हैं। चलो, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है सब हमने ऊपर पढ़ लिया है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। कार्बन के पास में 6 एटॉमिक नंबर होता है उसका, मतलब उसके पास 6 प्रोटॉन है। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि 6 प्रोटॉन्स हैं कार्बन के पास में। मास नंबर आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भी इसी को कंक्लूड कर देंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं वो होता है आपका मास नंबर। सिग्निफिकेंस क्या होता है, डिफरेंस, हम आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बता सकते हैं। कार्बन 12 जिसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो वो डिसाइड कर रहा है कौन, आपका न्यूट्रॉन का आइसोटोप्स कैसे डिफाइन हो रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में हाँ, वाटर और ऑक्सीजन जब कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ में तो उनकी वैलेंसी 2 होती है। वैसे ही न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हेल्प होता है, यूरेनियम अंडरगो कर यूरेनियम में फिजन रिएक्शन होती है, तो जिसकी वजह से स्पेसिफिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन में टेंटेनियम 99M यूज होता है डायग्नोस करने के लिए हाफ लाइफ ऑफ रेडिएशन और इट्स टाइप। पीरियोडिक टेबल में भी हम कहाँ यूज करते हैं, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर, ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंसी एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो बेसिक चीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ आइसोटोप, आइसोबार्स और आइसोटोन्स क्या होते हैं, देखो मैं सिंपली आपको पहले समझा देती हूँ कि आइसोटोप्स होता क्या है, जिस, एक सेकेंड पेन चेंज कर लो। आइसोटोप देखो होता क्या है, जिसमें आपका सेम केमिक केमिक सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका मतलब जो आइसोटोप्स हुआ इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो एटॉमिक नंबर है इस पे डिपेंड करता है ये, जैसे कि एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इस पे टाइम करेगा। आइसो मतलब सेम, ठीक है, आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या आइडेंटिकल होना चाहिए, क्या डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आइसोटोप्स होता है उसमें ऑफ सेम एलिमेंट, isotope of same element have the same number of protons, that is atomic number, but different number of neutrons resulting in different mass number। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे आप समझो, एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल आप समझो, हाइड्रोजन एटम 1:1 आपने कंसिडर किया, 1 हाइड्रोजन 2 कंसिडर किया और 1 हाइड्रोजन 3 कंसिडर किया। ठीक है, तो एक आपका हो गया प्रोटियम, दूसरा आपका हो गया ड्यूट्रियम, ठीक है, तीसरा आपका हो गया ट्रीटियम।
ये इसके आइसोटोप्स हैं जिसमें सेम केमिकल बिहेवियर होता है, लेकिन ये कंट्रोल कौन करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे ये शो कर रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज की चेंज होती रहती है। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट नियरली आइडेंटिकल, यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट मास डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी कैन डिफर। ये चीज याद रखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है। कुछ आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जैसे आपने ये कंसिडर कर लिया, और कार्बन के भी डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स को आपने कंसिडर कर लिया एज एन एप्लीकेशन पार्ट। इसके अलावा क्या एप्लीकेशन होती है ये याद रखो, टेंटियम, कार्बन 11, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, ये सब कैंसर ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक फॉर इमेजिंग ट्रेसेस, इन सब में हेल्प करता है। एंड इन्वायरमेंट में रेडियोकार्बन डेटिंग में आइसोटोप का एनालिसिस हम कैसे करते हैं कि स्टेबल आइसोटोप जो होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम, इसको हम यूज करते हैं पैलियो क्लाइमेट चेंजेस को एनालाइज करने में या उसकी स्टडी करने में। इंडस्ट्रियल में थिकनिंग ऑफ गैगिंग करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम का यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन पार्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। पावर जनरेशन में यूरेनियम प्लूटोनियम करते हैं, फिजन रिएक्शन होती है। अमेरिकन ये अमेरिकियम में स्मोक डिटेक्टर है, नई चीज है, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है कार्बन 13 से, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू आइसोबार्स, इसमें सिर्फ इतना ही है, आपने प्रॉपर्टीज समझ लिया कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी नियरली सिमिलर होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी अलग होती हैं। और इसके एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए, मेडिकल एप्लीकेशन में क्या पार्ट है वो याद कर लीजिए। इतना ही आपसे पूछेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेगा और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स में देखो क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, बहुत याद करने के बाद भी मुझे याद हुआ है ये, और इनका मास नंबर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। चीजें सिंप्लीफाई करोगे तो इजीली समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, ठीक है। कैसे? जैसे आपका एग्जांपल आप कंसीडर करो, आर्गन दिया मैंने 40, इसका ये होता है एंड 18 होता है। पोटेशियम मैंने लिया, इसका भी 40 होता है और 19 कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैल्शियम मैंने लिया, इसका भी 40 होता है एंड देन 20 होता है। तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। देखिए, एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन उसका मास नंबर सबका सेम है, 40 40 40। ऐसे ही एग्जाम्पल रखो आप कि इसमें इसमें क्या हुआ, जेड इसका 18 है, जेड इसका 19 है, जेड इसका 20 है, लेकिन ए तीनों का 40 40 40 है, ठीक है। तो हमें न्यूट्रॉन कैसे निकल जाएगा, उसको माइनस कर दो, 22। दूसरे वाले का न्यूट्रॉन कैसे निकाल लेंगे, 21, और तीसरे वाले का 20, ठीक है, माइनस ही तो करना है दोनों को, तो आपका उससे वो निकल आएगा। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, और जिसके जिसके सेम एटॉमिक मासेस होते हैं वो आपका आइसोबार होता है। अब इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है कि आइसोबार बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, सो दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें क्या था, सेम केमिकल, दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम केमिकल बिहेवियर, ठीक है। द सिंस आइसोबार हैव द सेम मास नंबर, देयर एटॉमिक masses आर सिमिलर, सिंपल सी बात है। देयर न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में वरी इंक्लूडिंग द स्टेबिलिटी एंड टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। यहाँ से आप पढ़ लेना क्या सिमिलर होता है क्या नहीं। आर्गन का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, कैल्शियम का, कार्बन का इन्होंने नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में कंपैरिजन करके दिखा दिया कि दोनों का 14 आपका मास नंबर सेम है बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सिमिलरली रेडियोमेट्रिक डेटिंग में हेल्प करता है पोटेशियम एंड आर्गन 40। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी आइसोबार हेल्प करते हैं और प्रोसेस को और डीके को अंडरस्टैंड करने में। आइसोटोन्स क्या होते हैं ये आप देखो, टोन्स का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसका आइसोटोन मतलब एन मतलब समझ लो न्यूट्रॉन्स, इससे इजी हो जाएगा। तो इसमें बोलता है आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट मास नंबर। सेम इसमें क्या रहेगा, न्यूट्रॉन्स ही सेम रहता है। इसका एग्जाम्पल से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल इसका कंसिडर करो आप, 12 कार्बन 6, नाउ 13 नाइट्रोजन 7 एंड 14 आपका ऑक्सीजन 8। इसमें इसका न्यूट्रॉन कितना है, माइनस करोगे 6,
इसमें न्यूट्रॉन इसका कितना है 6, इसमें इतना कितना है 6। ठीक है, तो तीनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। सिमिलरली फॉस्फोरस और सल्फर का कंसीडर करो 31 और दिस इज 15, 32 और दिस इज 16। इसके बीच में n कितना है 16, इसके बीच में n कितना है 16, तो ये दोनों का सेम है ना। तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जहाँ होते हैं वो होता है आपका आइसोटोन। और उसके एग्जांपल्स यही हैं आपके, आप देख लो जिसमें आप माइनस करके निकालोगे, आपसे 3-4 एमसीक्यू में पूछ लेगा, 3-4 स्टेटमेंट देखिए कि कौन से इसमें से सेम है कौन से सेम नहीं है, तो आप ऐसे बताओगे उसमें से माइनस करके। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ये देख लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिएक्टिविटीज आर डिस्टिंक्ट। क्योंकि देखो दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। आइसोटोन्स शेयर द सेम न्यूट्रॉन्स नंबर विच इन्फ्लुएंसेस द सर्टेन न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज, दे में हैव डिफरेंट स्टेबिलिटी एंड रेडियोएक्टिव डिके कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जांपल आपके मैंने बता दिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, पोटेशियम। एप्लीकेशन पार्ट देख लो, न्यूक्लियर फिजिक्स और रिसर्च में हेल्प करता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में भी हेल्प करता है। समरी में मैंने आपको इजीली बता दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। Now we have come to the last part of this, the descriptive answer writing। उससे पहले ना आपको 2-3 क्वेश्चन बताना चाहती हूँ। एक होता है आपका एक और चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो भी आप पढ़ लो। दिस इज योर आइसो सिलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, आइसो सिलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स इनको बोलते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इसका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका फ्लोरीन। ठीक है, इन तीनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये। ठीक है, वेयर एज आपका नियॉन इनर्ट गैस है। ठीक है, अच्छे से और समझा दूं, आपका इनर्ट गैस है। सोडियम आपका हो गया, मैग्नीशियम 2+ हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। लेकिन इन दोनों के केस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें जो भी स्पीशीज का मतलब यहाँ है, जो भी एटम्स या आयंस हैं या फिर एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सिमिलरली जैसे आप नाइट्रोजन कंसीडर करते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो गया, है ना। तो इस और ऑक्सीजन का भी सेम ऐसे ही होता है, वो आप लिख के बताओ क्या होता है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, उसके हम बोलते हैं आपका आइसोस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम एक दो ना क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पहले से ना मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराती हूँ, आप देखो कैसे कर सकते हैं इसमें। जैसे हमें पूछा है, सपोज हमसे पूछा है कि आपको बताना है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसमें 13 6 में। आपका ऑक्सीजन कंसिडर कर लो 16 8 में, मैग्नीशियम कंसिडर कर लो आपके 12 में। तो आपको इस केस में तो पता है कैसे होगा, प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके ये हमारा जो होता है z, इसे हम प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रखते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स 13 - 6 7 ये हो गया। सिमिलरली इस केस में आप मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे आपके 8, है ना, और इसमें न्यूट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे 8, 16 में से 8 गया। सिमिलरली इस केस में आपको समझ में आ रहा होगा ना, इजी है ना वेरी, 12, है ना, और आपके न्यूट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे 12, वेरी इजी। आपको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और वही इक्वल होते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ये भी आपको पता है। और a - z हमारा हमने अभी पढ़ा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सब बेसिक बेसिक चीजें ये आप याद रखो, ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सिंबल हमें दिया है किसी एटम का x और z एटॉमिक उसका नंबर दिया है, a एटॉमिक मास दिया है, तो आप बताओ वो कौन सा एलिमेंट है। जैसे कोई हमें एग्जाम्पल में पूछ लिया उसने कि कोई एक सिंबल दिया है जिसका 35 आपका एटॉमिक मास नंबर है और आपका 17 एटॉमिक नंबर है, तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्लोरीन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सिमिलरली आपसे दूसरा पूछ लिया, अगर कोई एलिमेंट दिया है जिसका 233 मास नंबर है, 92 आपका एटॉमिक नंबर है, तो आपको एटॉमिक नंबर से पता होना चाहिए कि ये यूरेनियम है,
इसके सबसेट भी होते हैं। सिमिलरली आप मुझे बताओ कि 9 और 4 ये क्या है? ठीक है, तो ये आपका हो गया बेरिलियम। आपको इसके लिए टेबल लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या है वो आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत इजी इजी क्वेश्चंस बनते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों को। किसका? अगर आपको ब्रोमीन का सपोज पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे? ब्रोमीन का आपसे पूछ लिया गया 18, ठीक है, और 35। तो अब आप इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बताओ, इलेक्ट्रॉन्स भी बताओ, और न्यूट्रॉन्स भी बताओ। तो आपको ये पता है जेड इसका 35 होगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन भी 35 है, और जितना प्रोटॉन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी 35 होगा। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? 80 माइनस 35, इससे हमने न्यूट्रॉन निकाल लिया 45। सिंपल, वेरी इजी। सिमिलरली आप मुझे बताओ, अगर हमको न्यूक्लियॉन्स का दिया हो 254 और आपका ये 102, तो आप कैसे निकालोगे? Z इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। वैसे ही आप उसका न्यूट्रियॉन निकाल लो इन दोनों को माइनस करके। ऐसे ही आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं, तो आप कैसे, जैसे आपको अब मैं सारे ही एग्जाम्पल करा दे रही हूँ आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको पूछी जाए तो आपको दिए हुए हैं, जैसे सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, और सपोज आपको सल्फर दे दिया। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? इसके लिए आपको कितना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इस पोटेशियम के लिए आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मैग्नीशियम के लिए आपको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैल्शियम के लिए आपको 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिमिलरली सल्फर के लिए आपको 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आइसोटोनिक ये वाले हो गए आइसो, और ये दोनों आपके सेम हो गए। तो आप ऐसे निकाल सकते हो इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी होती है, ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें आई हैव कवर्ड। ठीक है, अब चलो हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की, वो कैसे करना है और उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है। स्टेट करिए दो ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, और उस पर बताइए ऑब्जर्वेशन पे दो कंक्लूजन भी बताइए, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, और मेंशन करिए ड्रॉबैक क्या थे। तो आपको सबसे पहले ये डायग्राम बना के आना है। इंट्रोडक्शन में 2 लाइन लिखनी है अबाउट द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को मेंशन करना है क्या था ये एक्सपेरिमेंट, उसके कंक्लूजन्स मेंशन करने हैं, सिग्निफिकेंस क्या थे, उन्होंने क्या बताया था, ड्रॉबैक जरूर बताइए। और ड्रॉबैक में अगर आप ये मेंशन कर देते हो कि कौन सा पर्टिकुलरली जिसको जो कौन साइंटिस्ट था जिसने इसके थ्योरी को रिजेक्ट किया था, तो और अच्छे से आंसर को लिख सकते हो। वैसे ही कंक्लूजन बता दो कि क्यों रिवोल्यूशनरी था, क्योंकि इसने मॉडिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दिया था, एक्सप्ले स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी बता दिया था। ऐसे ही आप ये देखो प्रेजेंटेशन ऐसे करके आ सकते हो। सिमिलरली हिंदी वाले भी देख सकते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है आइसोटोप्स की, और एक्सप्लेन करिए कि आइसोटोप्स का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती है। तो मैंने आपको भी ऊपर पढ़ाया है, वो आप ऐसे देख के आ सकते हो डायरेक्टली। उसमें एग्जांपल्स कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये आंसर इतने अच्छे से नहीं लिखा है। इसमें एग्जांपल्स और मेंशन होने चाहिए थे, तो और बेहतरीन तरीके से ये आ सकता था। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो एग्जांपल्स पुट कर दिए। एग्जांपल को आप डायग्राम के फॉर्मेट में भी बना के आ सकते हो, तो और आपको मार्क्स मिलेंगे। यही बेनिफिट होता है कि थोड़ा रिसर्च वर्क करके अगर आप आंसर्स लिखते हो। यहीं पे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर अभी मैंने कितने सारे करके दिखाए आपको, ये आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे पहले आप सिंबल बना के लिख दीजिए। क्लोरीन का ही बनाइएगा, क्योंकि क्लोरीन आपसे पूछा गया है, तो ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। उसको डिफाइन कर दीजिए, जेड क्या होता है, ए क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, उनके बीच का रिलेशन शो कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ क्लोरीन का पूछे, लेकिन आप एग्जाम्पल में यहाँ पे भी बता सकते थे किसी और का, फिर आप कैलकुलेट कर सकते थे क्लोरीन का, तो ज़्यादा अच्छे से आपको मार्क्स मिलता। क्लोरीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके आ जाओगे तो और अच्छे से मार्क्स मिलेगा। मतलब सिंपल स्ट्रक्चर, कुछ और आपको पूरा 17 की 17 नहीं बना के आने। नॉर्मल भी बना के आ जाओगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, किसी और का भी बना के आ सकते हो तो भी मार्क्स मिलता है। बोर्स के पोस्टुलेट मॉडल क्या होते हैं वो आपको बताना है, मेंशन करना है उसकी लिमिटेशन को। सिंपल 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 डायग्राम यहाँ से देख लीजिए, और पोस्टुलेट्स मेंशन कर दीजिए, लिमिटेशंस मेंशन कर दीजिए। लिमिटेशन में ज़रूर उस आदमी का नाम डालिए जिसने इसको क्रिटिसाइज किया, तो अच्छे से मार्क्स और मिलता है। ठीक है, सिमिलरली इनका कितने ब्यूटीफुली इन्होंने प्रेजेंट करके बता दिया है एआई के थ्रू, तो आप ये भी देख सकते हो। प्रेजेंटेशन के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, स्पेशली फॉर द बायो पार्ट। वैलेंसी क्या होती है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, फाइंड करना है आपको सोडियम और ऑक्सीजन की, तो उसके लिए डायग्राम जरूर बना के आना, उससे ही मार्क्स मिलते हैं। डिटरमाइन कर दो कितने वैलेंसी सेल में होते हैं।
कितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है, कितना लॉस होता है। इसमें मैंने 2 तरीके का प्रेज़ेंटेशन इंक्लूड किया है जिसमें आप वैलेंसी आराम से दिखा सकते हो। तो एक ऐसे भी कर सकते हो, एक ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप प्रेज़ेंट करके आ सकते हो। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड में देखो कितने अच्छे से दिया है कि कोई एक एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर इतना है, तो पहले आप उसे ड्रॉ करोगे, उसमें ये बताओगे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, एटम कितने कौन से एटम प्रेज़ेंट है, उसकी वैलेंसी क्या है और उसका वो एलिमेंट है कौन-सा। तो ये कितना मतलब बेहतरीन तरीके से आंसर को लिखा गया है, ये देख लो। ठीक है। सिमिलरली केस स्टडी थी कि 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, उसका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि कौन सा वो एलिमेंट है। एक पेयर ऑफ एलिमेंट भी बताइए इस तरीके का, और अगर सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन दीजिए, और अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं होता है वो भी दीजिए। तो 3-4 चीज़ों को मेंशन करके आपको यहाँ पे बताना था कि क्यों डिफर करता है, क्यों नहीं डिफर करता है, और 2 को एग्जांपल लेके कंट्रीब्यूट कर दीजिए। So that is it for the entire part of this structure of atom we have already covered. So please subscribe to my channel and do like the video, share it for